एक किसान की अच्छी आमदनी निर्भर करती है कि वो कौन सी फसल का चयन करता है, उस फसल में आने वाले दिनों में कैसी उसकी रेट रहेगी, कैसा उसका मार्केट रहने वाला है उस पर। दूसरा, उस फसल की तैयारी कैसे करनी है, उस फसल में आने वाले कीट और रोगों का प्रबंधन कैसे करना होता है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनको ध्यान में रख के हमें उस फसल का चयन करना होता है। यही चीज़ें सारी किसान की आने वाली समय पे आमदनी अच्छी होगी या नहीं होगी इस पे निर्भर करता है। इसी क्रम में आज हम आपके साथ में एक नया वीडियो लेके आए हैं और उसी में ऐसी फसल के बारे में चर्चा करेंगे जो इस समय अगस्त के महीने में अगर आप नर्सरी तैयार कर लिए हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर पाए हैं तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में कहीं पे भी बहुत सारी नर्सरीज अवेलेबल हैं जहां से आप उसकी नर्सरी पौध खरीद सकते हैं। अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तो आप खुद भी इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा और बहुत अच्छी मुनाफा देने वाली फसल है जिसको आप अगर करते हैं तो ये ओपन फील्ड में होने वाली फसल है, खुले में आप कर सकते हैं। कंपलसरी इसमें है कि आप मल्चिंग और ड्रिप का इस्तेमाल जरूर करें। नमस्कार किसान साथियों, नमस्ते किसान चैनल के एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अभी से चैनल को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूं जिसके तहत आप अगर आने वाले सावे और त्योहारों के सीजन में बहुत अच्छा बेनिफिट इस फसल से ले सकते हैं। और वो फसल है अपने ग्रीन शिमला मिर्च, यानी हरी शिमला मिर्च की खेती अगर आप करते हैं। वैसे भी अगर आप जो भी नॉर्मल हरी मिर्च की अगर आप खेती करते हैं तो मेरे कहने पे आप जिस भी एरिया में कर रहे हैं उस एरिया में थोड़े हिस्से में आप हरी शिमला मिर्च की खेती करके देखिए, ये बहुत अच्छा बेनिफिट देगी। और इसका जो एवरेज प्राइस है वो 30 रुपये से लेके 100 रुपये किलो तक कई बार मिलता है। तो इसी वजह से अगर आप इसको इस समय लगाते हैं तो बहुत अच्छा बेनिफिट, बहुत अच्छा मुनाफा आप इससे ले सकते हैं। हरी शिमला मिर्च अपने भारत के ज़्यादातर हिस्सों में की जाती है और ये साल भर इसका प्रोडक्शन लेते हैं। कई सारे इलाकों में मौसम की ज़्यादा मार नहीं होती है तो वहाँ पर बहुत इसका प्रोडक्शन साल भर लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र के कई एरिया हैं, आप कर्नाटक बेंगलुरु साइड का एरिया है, वहाँ पर इसका वर्ष भर इसकी खेती की जाती है। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसे एरिया में अब अगर इन दिनों में आप इसका फसल को लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट देगी, क्योंकि इनका मार्केट कई बार अपन त्योहारों और सावों पर भी डिपेंड करता है ताकि मार्केट में इसका उठाव कैसा है। तो इसी वजह से अगर इस समय हम अगस्त के महीने में इसके बारे में ये सोचते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा बेनिफिट देने वाला विषय है। इसकी बहुत सारी वैरायटीज हैं जो आज से मतलब बहुत सारे लंबे समय से उनको यूज़ किया जा रहा है, हम लोग भी यूज़ करते हैं। उन्हीं में से मैं कुछ आपको उसकी कुछ वैरायटीज़ के बारे में बताऊंगा, खेत कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। दूसरा, इसमें रोग प्रबंधन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसी क्रम में ये तीनों सेगमेंट आज हम क्लियर करेंगे कि हरी शिमला मिर्च की खेती को करते हुए हम कौन सी सावधानियां रखें और क्रम वाइज कौन सी चीज़ों को हम शुरू में ध्यान में रख के इसका प्रोडक्शन अच्छा ले सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी वैरायटीज़ कौन सी है, कौन सा बीज हमें लेना चाहिए। सिजेंटा कंपनी की इंदिरा वैरायटी है, बहुत पुराना ये वैरायटी है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत वाइड स्केल पे इसकी खेती होती है और इसकी फ्रूट साइज बहुत अच्छी होती है। 1 एकड़ में इसके 12,000 प्लांट लगाए जाते हैं और एक एवरेज प्लांट की जो करीब 3 से लेके 5 किलो तक भी आप ले सकते हैं। दूसरी वैरायटी है VNR की वंडर सुपर। ये वैरायटी भी बहुत अच्छी है। इसका फ्रूट लंबा नहीं होके मतलब मस्कुलर टाइप में होता है, थोड़ा मोटा इसका वजन इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है और यही सेम वही पौधे लगते हैं। आप 11 से 12,000 पौधे पर एकड़ में इसके लगा सकते हैं और इसका प्रोडक्शन भी वही रहता है, 3 से लेके 5 किलो प्रति पौधे की दर से इसका प्रोडक्शन आप ले सकते हैं अगर रोग प्रबंधन आप सही ढंग से मैनेजमेंट कर पाते हैं तो। तीसरी वैरायटी है नामदारी सीड्स की कैलिफोर्निया वंडर। ये भी इसका भी सेम साइज फ्रूट होता है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन देती है। कई सारे रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधकता इसमें होती है और ये भी लगभग 11 से 12,000 प्लांट पर एकड़ के हिसाब से इसमें भी लगाए जाते हैं और इसका जो प्रोडक्शन है वो भी 3 से लेके 5 किलो प्रति पौधे की दर से आप ले सकते हैं। चौथी वैरायटी है क्लाउस की आशा F1। ये भी लगभग 11 से 12,000 पौधे इसके भी लगाए जाते हैं। और पांचवी वैरायटी है सेमिनीज की हैंटिंगटन। इसके भी सेम 11 से 12,000 पौधे प्रति एकड़ से लगते हैं और इसकी फ्रूट साइज भी बहुत अच्छी होती है। वही प्रोडक्शन लगभग 3 से लेके 5 किलो तक होता है, डिपेंड करता है कि आप उनकी केयर कैसा करते हैं। अब बात, दो चीज़ें साथ साथ करनी होती है। पहली कौन सी, नर्सरी तैयारी करना, दूसरी खेत तैयार करना। खेत तैयार करने में कोई बड़ी बात नहीं है, खेत तैयार हर कोई वैसे भी कर सकता है, लेकिन उसमें FYM आप कौन सा जो है बेसल डोज कौन से डालते हैं वो चीज़ें ध्यान रखनी होती है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं नर्सरी की। अगर आपने नर्सरी तैयार कर रखी है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं करी है तो आप कर सकते हैं। और अगर आपके आसपास में कहीं नर्सरी है तो वहाँ से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। कोई ज़्यादा कॉस्ट इसकी नहीं होती है, लगभग 1.5 रुपये से लेकर 2.5 रुपये तक का आपको पौधा लगभग आराम से मिल जाता है। अगर कहीं इसकी रेट ज़्यादा है तो शायद 3 रुपये तक भी हो सकता है। लेकिन अगर आप बाजार से नहीं लेते हैं, खुद नर्सरी तैयार करते हैं तो अच्छा कोकोपीट लें,
सीड डालें और अच्छी से तैयारी करके उसको आप डाल सकते हैं। नर्सरी को कैसे मैनेज करना है उसके लिए मैंने वीडियो और बना रखे हैं, आप नमस्ते किसान चैनल पर चेक कर सकते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए आप नर्सरी को देख रेख कर सकते हैं और बहुत अच्छी आप नर्सरी बना सकते हैं। दूसरी बात पे आ जाते हैं कि हम खेत कैसे तैयार करते हैं। जो बेसल डोज डालनी होती है वो लगभग हम वही डाल रहे हैं, तो उसमें से आप खाद सड़ी गली गोबर की खाद डालते हैं 8 से लेकर 10 टन प्रति एकड़ की दर से आप डालेंगे। दूसरा, ये किसी भी मिट्टी में की जा सकती है, आप बलुई दोमट मिट्टी में भी कर सकते हैं, आप काली मिट्टी में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन एक मैंडेटरी चीज है वो ये है कि आप ड्रिप और मल्चिंग पे इसको करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा लंबे समय तक चलने वाली फसल है। लगभग 60 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, तो उसी हिसाब से लेके आप अगर इसको पूरा ढंग से मैनेज करेंगे तो ये लगभग जिस समय हार्वेस्टिंग शुरू होती है उसके बाद 60 से लेकर 90 दिन तक आप इसकी कंटिन्यू हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, अगर आप इसको सही ढंग से मैनेज कर पाते हैं तो। इसलिए मल्चिंग जरूरी है। मैं मल्चिंग के लिए इसलिए बोल रहा हूँ। ड्रिप इरिगेशन का फायदा ये है कि आप प्रत्येक पौधे पर जो फर्टिगेशन देना चाहते हैं वो इजीली दे सकते हैं, और आज की डेट में लगभग हर किसान ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से ही खेती करता है, तो मेरे ख्याल से अभी इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। आप अगर इसकी खेती करते हैं तो ड्रिप आपके पास में ऑलरेडी है, तो आप इसको अच्छे से इसको ग्रो करवा सकते हैं और आप अच्छे से इसका प्रोडक्शन ले सकते हैं। खेत तैयार करने में आपने जैसे 8 से 10 टन गोबर की खाद डाली, उसके अलावा प्रति एकड़ आप डीएपी 50 किलो डाल सकते हैं, एमओपी आप 30 से लेकर 40 किलो डाल सकते हैं। आप यूरिया डालने की जगह यूरिया में अभी जो नया यूरिया आ रहा है वो भी यूज कर सकते हैं, पुराने वाला भी यूज कर सकते हैं। पुराने वाला यूरिया जो आप नीम लेपित यूरिया है वो लगभग 20 किलो प्रति एकड़ की दर से आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको लगभग 10 से लेकर 15 किलो जाइम डालना है। याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 10 से लेकर 15 किलो जाइम जरूर डालिएगा, ये रूट डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा एक और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो आप डाल सकते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा आप 1 किलो प्रति एकड़ से की दर से डालिए, सूडोमोनास आप 1 किलो प्रति एकड़ की दर से आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आप अवेलेबल है, अगर आप नीम केक आपके पास में अवेलेबल है तो ये लंबे समय तक की चलने वाली फसल है। नीम केक अगर डालेंगे तो लोगों में ये बचाव करेगा, ये बहुत इजी अवेलेबल है, आप बाजार से कहीं पे भी ले सकते हैं। नीम केक बहुत अच्छा फायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा अगर आपके पास में नीम खली है, अच्छा नीम केक आपको बता दूं, अगर आपके पास में अवेलेबल है तो पूरे एकड़ में आप 50 किलो तक भी डाल सकते हैं, 30 से लेकर 50 किलो। इसके अलावा अगर आपके पास में सरसों की खली है तो उसका अच्छे से चूरा बना के वो भी आप डाल सकते हैं, लगभग 50 किलो प्रति एकड़। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी की पूर्ति बहुत शानदार करता है, अगर आप इसको यूज करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा इसमें आपको देखने को मिलेगा। इन सब के अलावा 5 से लेकर 8 किलो माइकोराइजा जरूर डालिए, ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। ये रूट डेवलपमेंट के साथ में बहुत सारे न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी की पूर्ति करवाता है। अब बात कर लेते हैं इसमें रोग कौन से लग सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे रोगों की रोकथाम के लिए जो पौधे को लगाते ही उसमें आने की संभावनाएं रहती हैं। तो उसके लिए जैसे सफ़ेद मक्खी है, सफ़ेद मच्छर जो है अब बहुत इजीली हर जगह ही हो जाता है लगभग जिस समय, और ये जो मौसम है इसको डेवलप होने में थोड़ा सा ज़्यादा सूटेबल होता है। इस समय सफ़ेद मच्छर ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है, क्योंकि इस समय उसके लिए जो दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और रात में टेम्परेचर जो कम हो जाता है, इसकी वजह से 2 रोग ज़्यादा बढ़ते हैं। पहला है सफ़ेद मच्छर और दूसरा है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू आपकी फसल में जब आपकी फसल लगभग ट्रांसप्लांट करने से लेकर 15 से 20 दिन की हो जाती है उस समय आने का चांसेस रहता है। तो उस समय आप एक अच्छे फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, और वो स्प्रे है इंडेक्स, नागार्जुना कंपनी का इंडेक्स। आप 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। ये फ्रिक्वेंटली अगर आप स्प्रे करेंगे तो पाउडरी मिल्ड्यू जैसी जो फंगस प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपकी फसल में कभी भी नहीं आएंगी। दूसरा, सफ़ेद मच्छर की जो मैं बात कर रहा था, सफ़ेद मक्खी की बात कर रहा था, तो उसके लिए आप ये सुनिश्चित करें कि जब भी आप खेत में आपकी जो पनीरी है वो ट्रांसप्लांट हो रही है, उसी समय आप जो बेड आप बना रहे हैं उस बेड में प्रत्येक 10 फीट के अंतराल पे येलो स्टिकी एंड ब्लू स्टिकी कार्ड जरूर लगाइए। ये बहुत सारे रोगों में आपको निजात दिला देगा। दूसरा, इसी क्रम में एक है थ्रिप्स, जो कि शिमला मिर्च या कोई सी भी मिर्च में या टमाटर में, इनमें थ्रिप्स सबसे ज़्यादा अटैक करती है। फ्रूट प्लांट में भी बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा करेगी। इसके लिए रोकथाम के लिए आप 2 काम आपको कर रहे हैं। येलो स्टिकी कार्ड आप लगा रहे हैं, उसके साथ में जितने भी येलो स्टिकी कार्ड लगा रहे हैं उसमें 20% आप ब्लू स्टिकी कार्ड का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि थ्रिप्स की बहुत सारी वैरायटीज़ होती है। अगर आप उसको केवल ब्लू स्टिकी कार्ड पे ही अगर उस पर आएंगी तो येलो स्टिकी कार्ड पे भी कुछ उस पर भी आएगी, तो आप इससे इन सब की रोकथाम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। व्हाइट फ्लाई या थ्रिप्स को रोकने का एक और बेनिफिट ये होता है, अगर किसी भी पौधे में, हमारे खेत में अगर कोई जीवांश बचे हैं, जो पुराना वीड था अगर वो पड़ा रह गया, उसकी वजह से अगर विल्ट और
अपना जो वायरस की प्रॉब्लम आती है वो अगर आती है तो ये वाइट फ्लाई और थ्रिप्स इसको फैलाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आप येलो एंड ब्लू स्टिकी कार्ड भरपूर मात्रा में लगाएंगे तो ये जो रोग है इसको फैलने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इनके अलावा एक और रोग, उकठा रोग, जो फ्यूजेरियम विल्ट के नाम से भी होता है, वो अगर आपकी फसल में होता है, वो होता इसलिए कि बारिश के दिनों में उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पानी कई बार पानी भरा हुआ रह जाता है तो इस रोग के बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। और इन दिनों में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से इसको बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अगर ये रोग भी अगर आपके खेत में होता है तो आप सुनिश्चित करें कि ड्रिप में कई बार आप कार्बनडाजियम मैंकोजेब ड्रिप में चलाएं, महीने में एक बार आप जरूर चलाएं। अगर ये खड़ी फसल में फिर भी अगर आपको दिखता है तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। कार्बनडाजियम का आप 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप फ्रिक्वेंटली स्प्रे करेंगे तो इस तरह के रोग आप कभी भी नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा जितने भी मल्टी माइक्रो न्यूट्रेंट आप बाजार में मिलते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं, उनको आप ड्रिप में चलाएं, अच्छा फर्टिगेशन दें। फर्टिगेशन का एक नया शेड्यूल मैं आपको जरूर बताऊंगा। वायरस से ग्रसित पौधे अगर आपके खेत में होते भी हैं तो आप उनमें एक ही काम कीजिए, जब भी अगर आपके खेत में वायरस ग्रसित पौधे हों तो उनको आप निकाल के बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि उनकी वजह से और अन्य पौधों में रोग फैलने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल इसका विशेष ध्यान रखें। जो भी आपके खेत में अगर वायरस ग्रसित पौधे हैं या विल्ट ग्रसित पौधे हैं तो आपको उनको निकाल के बहुत दूर फेंकना है, या फिर खेत के दूर में कहीं पे भी गड्ढा खोद के उसमें आप उसको दबा सकते हैं या फिर उसके अवशेषों को जला सकते हैं। इनसे क्या होगा कि आपके खेत में जो भी अदर जो स्वस्थ पौधे हैं उनमें अगर बाय द वे कोई रस चूसक कीट बैठता भी है तो वो उनको अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये जरूर ध्यान रखें ताकि आपके जो पूरा प्लॉट है वो सुरक्षित रहे।